हेलो हेलो माय डियर फ्रेंड। मैं जितेंद्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है उसमें देखेंगे। ओरिजिनल आपको देखेंगे, देखिए 30/12/2021 ओरिजिनल पेपर है जो आपका टीसीएस द्वारा लिया गया था। ठीक है, टीसीएस ने कंडक्ट कराई थी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ठीक है, ये टाटा का कंपनी है जिसने करवाई थी। और इसने क्या किया था, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। तो आपको जो है ना उसी तरीके से देखना है कि 4 ऑप्शन में से कैसे एक ऑप्शन निकालना है। और यकीन मानिए कि आप अगर प्रीवियस ईयर का पूरा कर लेते हैं तो आपका सीटेट का क्वेश्चन जो है ना आपको छूटेगा नहीं, बहुत अच्छे से चला जाएगा। इसीलिए आप ज़रूर इसे कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा। और जो भी आपके दोस्त होगा जो सीटेट का तैयारी करता है उसे ज़रूर सेंड कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसे आगे बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसका जो है आज हम सीडीपी देखेंगे और सीडीपी पढ़ते हैं। देखिए, चलिए, एक बालक कूदना सीखने से पहले चलना और उछलना सीखता है। मान लीजिए कोई जो है ना यहाँ से यहाँ छलांग लगाना चाहता है तो उससे पहले क्या करेगा, उछलेगा या चलेगा। तो यह कौन सा सिद्धांत है ये देखना है। अब देखिए, हमको डेवलपमेंट का सिद्धांत नहीं देखना है। देखिए, विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है। विकास के सभी आयाम पारस्परिक रूप से संबंधित है, सही बात है। अगला है, विकास पूर्व अनुमानित प्रतिमानों का अनुसरण करती है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन के अनुसार जो है ना आपका यही होगा। ठीक है, विकास एक प्राकृतिक सततगामी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत बोला है। इसके बाद में परिपक्वता और अनुभव दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन आपके हिसाब से तो यही होना चाहिए। लेकिन यहाँ दिक्कत क्या है कि आपके क्वेश्चन के अनुसार आंसर देना है। आपके विकास के बारे में सिर्फ नहीं पूछ रहा है, इसीलिए ध्यान देना है। क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप कहते हैं कि गलत सही करके आए हैं, लेकिन आपका गलती हो जाता है। तो इसी बात को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर देना है, ध्यान इस बात के रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है कि बालकों में वृद्धि और विकास में क्या शामिल है। अब वृद्धि का मतलब है सिर्फ मात्रात्मक होगा, जबकि विकास जो है डेवलपमेंट दोनों होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक, क्योंकि इसमें क्वालिटी से रिलेटेड है। क्योंकि विकास को हम माप भी सकते हैं, नहीं भी माप सकते, दोनों पक्ष है। ठीक है, चलिए, मात्रात्मक परिवर्तन है, गुणात्मक है, यहाँ पे दोनों होगा, तो यहाँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है। भौतिक और सामाजिक दुनिया को जटिलता को शक्तियों को संबोधित करता है, जो कि बालकों के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। क्या करता है, बालक के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। ऐसा चुनना है आपको। भौतिक और सामाजिक जटिलता के बारे में इसमें देखिए, प्राकृतिक कुछ हद तक होता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा लालन पालन होता है। ठीक है, तो आपको आनुवांशिकता ये भी निर्भर करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है निर्भर करता है लालन पालन, यही महत्वपूर्ण है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ लालन पालन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर में क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं। अब प्राथमिक जैसे कह दिया तो आपका परिवार और आस पड़ोस आ जाता है। ठीक है, तो परिवार और आस पड़ोस हो जाता है, जबकि द्वितीयक कहेगा तो आपका द्वितीयक में स्कूल आ जाएगा। ठीक है, और ये संचार माध्यम हो जाएगा, ये हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला, इसी तरीके से आपको दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, अगर आप देखते हैं ध्यान से तब कॉन्सेंट्रेशन पूरा रहना चाहिए 100%। ठीक है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर में क्या कहता है। 5 नंबर में देखेंगे तो इसमें देखिए, कहता है कमल स्वयं को तर्क देता है कि यदि तूने उसे एक क्रेयॉन देगी तो वह उसे भी एक क्रेयॉन देगा, ताकि उपहार का लेन देन में समानता हो सके। कहता है लॉरेंस कोहलबर की नैतिकता का कौन सा चरण है। आप बताइए कि ये कितने बरस के बच्चा कहेगा कि मैं जो है तभी दूंगा जब तुम देगी। तो यहाँ पे देखो कितना बरस के, 2 बरस से लेकर 7 बरस तक के, इसी वर्ष के बच्चा कहेगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये कौन सा आ जाएगा,
अगर देखिए क्या यांत्रिक उद्देश्य 2 बरस 7 वर्ष नहीं, हम कह सकते नैतिक विकास तो 4 बरस से बाध्य होता है। तो 4 बरस से 10 बरस के बीच में ध्यान रखिए, ठीक है। तो 4 बरस से 10 बरस के बीच में इसका नैतिक वाला है, जिन प्याजे का नहीं है, तो 10 बरस तक। तो ये कौन सा होगा, इसमें जो है ना यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास कहते हैं। इसी के अंदर दंड और आज्ञाकारी आता है, दूसरा पार्ट है, ठीक है। क्योंकि कोलबर्ग ने 3 लेवल दिया है और तीनों का जो है ना 2-2 भाग दिया है, 6 भाग दिया गया है। तो इसमें दूसरा भाग है, ठीक है, फर्स्ट का दूसरा। चलिए इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे से खेल संबंधी विचार को साझा करते हैं। इस समय को संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, दृढ़ता सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण नहीं कर पाते। आप देखिए संरक्षण करता है मूर्त अवस्था पे, लेकिन इस पे नहीं करता। तो मूर्त से पहले होगा तो अमूर्त, देखिए आपका मूर्त से पहले होगा पूर्व संक्रियात्मक। कौन सा होगा, पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। औपचारिक तो नहीं होगा, ये तो बात की बात है। ये तो संवेदी जो है आपका 2 बरस तक होता है, 0 से 2 बरस तक, तो ये भी नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। इसी तरह देखिए एक 6 वर्षीय बालिका सोचती है कि लंबे गिलास में छोटे और चौड़े बर्तन में अधिक पानी आता है लंबे गिलास से, यहाँ लंबे गिलास से होगा आता है। यद्यपि उसकी आंखों के सामने जो है ना पानी एक बर्तन दूसरे में पलटा गया है। कहने का अर्थ है एक गिलास बनाया गया और इस गिलास से एक थाली में रख दिया गया, ठीक है, एक थाली में रख दिया गया, इससे इसमें पानी रख दिया गया। अब बच्चा के सामने जब रखा गया है, लेकिन बच्चा कहता है कि नहीं इसमें ज़्यादा है इसमें कम है। ये क्या दिखाता है, ये केंद्रीयता दिखाता है, ठीक है। बच्चा क्या है, केंद्रीकरण है, यानी कि एक ही पक्ष पे उसका ध्यान है, सिर्फ है, मतलब यहाँ पे तो सिर्फ लंबाई पे है, ठीक है, यहाँ पे लंबाई पे है, जबकि यहाँ पे तीनों पक्ष पे ध्यान, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पे ध्यान नहीं है, यानी कि आयतन पे दिमाग नहीं है। तो केंद्रीयता का गुण है, ठीक है। कहता है क्रमबद्धता का योग्यता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है कि किस योग्यता की कमी है। तो यहाँ पे क्या है, केंद्रीयता का गुण है, ठीक है, केंद्रीयता का गुण है। केंद्र यहाँ से कह रहा है किसकी कमी है, तो इसका मतलब केंद्रीयता की कमी नहीं है, तो अकेंद्रीयता की कमी है। केंद्रीयता का गुण है यहाँ पे, लेकिन कमी बोला है, कमी किसकी है, तो किसका है, अकेंद्रीयता का गुण है, ठीक है। अकेंद्रीयता का कमी है, यानी कि ऑलरेडी केंद्रीयता हो जाएगा। बहुत ही यानी कि घुमा दिया गया क्वेश्चन में यहाँ पे, ठीक है, समझ सकते हैं। इसमें बच्चा क्या है, दूसरा बात आएगा कि इसमें बच्चा संरक्षण नहीं कर पाता है, ठीक है। संरक्षण का गुण अभी नहीं पाया गया है, जबकि यहाँ पे दोनों संरक्षण है, यहाँ पानी जितना है जितना यहाँ भी है, संरक्षण का गुण पाया जाता है। उसी में कहते हैं संरक्षण का गुण यहाँ पे पाया गया वो मूर्त अवस्था पे होता है, लेकिन यहाँ संरक्षण का गुण नहीं पाया गया, ठीक है, तो उसको केंद्रीयता कहते हैं। लेकिन कब बोल रहा है किसकी कमी है, तो अकेंद्रीयता का, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चा, मैं पहली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, पहली का। इसके बाद में अध्यापक कहता है यहाँ कौन सा टुकड़ा आना चाहिए, क्योंकि ये बिल्ली के पैर है, ठीक है। बच्चा कहता है पंजे। अध्यापक कहता है सही, कौन सा टुकड़ा पंजे जैसे दिखता है। बच्चा कहता है यह वाला। उपयुक्त बातचीत से सामाजिक अंतःक्रिया के किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है। टीचर क्या कर रहा है, यहाँ हेल्प कर रहा है, तो हेल्प को हम क्या करते हैं, पार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार बोलते हैं। अगला देखते हैं, टेम्पोररी हेल्प को पार बोलते हैं। कहता है लेओ वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है। जब भी वाइगोस्की आ जाए सामाजिक संस्कृति समझ लगा दीजिएगा आंख बंद करके, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में व्यवहारवादी ये सब तो नहीं होगा, यहाँ पे ऐतिहासिक दृष्टिकोण नहीं होगा। अगला देखते हैं 10 में। देखिए 10 में कहता है पियाजे के सिद्धांत पर आधारित एक रचनावादी कक्षा में बच्चों किस तरह से सीखते हैं। रचनावादी में बड़ों के अनुसरण करके नहीं, ये तो स्किनर का है। इसके बाद में पियाजे के अनुसार देखना है, तो पियाजे जो है ना बच्चा को बोला है कि ये नन्हा वैज्ञानिक है, तो इसके अनुसार देखिए 4 नंबर हो जाएगा। स्फूर्ति और गतिविधियों से सीखते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में कहता है 11 नंबर देखिए,
हार्वर्ड गार्डन के बहुबुद्धि का सिद्धांत के अनुसार किसी व्यक्ति को दूसरे से अभिप्राय या भावनाएं व्यवहार को समझने की योग्यता क्या कहलाती है जानते हैं? इंटरपर्सनल कहलाता है। इंटरपर्सनल में कौन सा आ जाएगा? अंतर्वैयक्तिक। इसको इंग्लिश में आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे इंटरपर्सनल आ जाएगा। ठीक है, इंटरपर्सनल। तो जब भी दूसरे को जानेगा तो इंटरपर्सनल, खुद के बारे में जानेगा तो इंट्रापर्सनल। ध्यान रखिएगा इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में आप कन्फ्यूज कर सकते हैं, इसलिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, अध्यापकों को उदाहरण देते हुए महिलाओं को नर्स एवं अध्यापिका दिखाने में तथा पुरुष को डॉक्टर या पायलट दिखाता है। ठीक है, यानी कि अगर किसी बच्चे अगर महिला को दिखाती तो नर्स या अध्यापिका, जबकि पुरुष को डॉक्टर या पायलट। ऐसा क्यों? तो ये कौन सा क्या चीज़ चल रहा है? जेंडर रूढ़िवादिता है क्या? ये जेंडर रूढ़िवादिता। एक सवाल फिक्स है यहाँ से। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, बच्चों के भाषीय विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। देखिए, ये बात सही कहा है कि छोटे बच्चों के क्लास में जो है ना मुद्रित समृद्ध परिवेश होना चाहिए। क्या इसका कारण सही है? तो यहाँ पढ़िएगा, क्योंकि भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। अब देखिए, यहाँ पे मुद्रित परिवेश की बात हो रहा था, यहाँ भावनाओं की बात हो रहा है। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन व्याख्या इसका नहीं है। ठीक है, ये बोला है भावनाओं के बारे में, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर आंसर। ठीक है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जब हरजोत को अपने प्रदत्त कार्य में सितारे नहीं मिलता है तो वह बहुत परेशान हो जाता है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित से कौन सा उपागम सबसे अधिक प्रभावकारी है? चलिए देखते हैं। कहता है, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना तथा अपना काम को दोहराने के लिए कहना, यह सुनिश्चित करना कि उसके हर प्रदत्त कार्य पे सितारे मिले कि वो परेशान नहीं हुई, तो गलत है। यह सुनिश्चित करना कि उसे किसी भी प्रदत्त कार्य का कोई सितारा न मिले और पुरस्कार, ये भी गलती है। इसके बाद में वह किसी भी तरह के प्रतिपुष्टि न देना, ये भी गलती है। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलिए अगला में देखते हैं। 13 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? तो पोर्टफोलियो को समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करना और विकासात्मक परिवर्तन पर प्रकाश डालते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा नहीं है ये ढूंढना है। इसके बाद पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकलित करने, संग्रहण करने, मूल्यांकन करने, ये भी सही है। पोर्टफोलियो के विद्यार्थियों को स्वयं को अधिगम की प्रवृत्ति का आकलन का संलग्न और स्वनिमता का सुमित करना, ये भी पोर्टफोलियो के असंबंध परीक्षण और क्विज, यही आपका गलत कर दिया। ठीक है, पोर्टफोलियो के बारे में। अगला देखते हैं 16। कहता है, समान कक्षा के विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को शामिल करने के लिए उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? क्या बालक को विशेष मजबूत पक्ष, रुचियों, आवश्यकताओं को पहचानना चाहिए? सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निरादर करके नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में अधिगम को सहज बनाने के लिए आकलन युक्तियों का अनुकूल करना, ठीक है। प्रत्येक के लिए व्यक्तिगत शिक्षा का योजना बनाना, ये भी सही है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 1, 3 और 4। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 में। 17 में कहता है, प्रकाश, ध्वनि, स्पर्श, अन्य सामयिक जानकारियों के अति संवेदनशील एवं संरचना एवं शाब्दिक चिंता और अशाब्दिक होने का नित्य क्रम पर अन्य व्यक्तियों को अति निर्भरता और दूसरों से नज़र चुराना, इसको क्या कहलाता है? ये सौलीनता का लक्षण है। ठीक है, या स्पेक्ट्रम का। अगला देखते हैं 18। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में सुविधा वंचित समूह से आने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगा? जिसके पास सुविधा नहीं है उसको कैसे आप शामिल नहीं कर सकते? कौन सा है प्रभावशाली होगा, प्रभावशाली नहीं होगा, ये पूछा है। कक्षा में होने वाली चर्चाओं में शामिल होने का अवसर देना, ये तो सही है। विद्यालय में सभी गतिविधियों को बच्चों में सहभागिता सुनिश्चित करना, ये भी सही है। बच्चों को उपस्थित
उपस्थिति और ठहराव में नियमित मॉनिटरिंग करना, ये नहीं लगता है। अगला देखिए, ये भी थोड़ा सा है लेकिन समूह में, अगला देखिए समूह और समृद्ध पृथक बैठने की व्यवस्था करना, ये बिल्कुल गलत है। तो यही आपका नेगेटिव होगा 4 नंबर, तो आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि डिस्फेजिया, डिस्फेजिया का मतलब है, जैसे आप समझिए कि उसका बोलने में दिक्कत, यानी कि बोलने में दिक्कत, तो इसका मतलब फेज उड़ जाएगा तो उसका बोलने में दिक्कत होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। इसके बाद में इसके बाद डिस्प्रैक्सिया और डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया जानते हैं गणित से होता है, तो इसमें जो है ना इसका तो 3 हो जाएगा, सी के 3 हो जाएगा। इसके बाद डिसग्राफिया लिखने से संबंधित है, तो यहाँ 2 हो जाएगा, डी का 2, ठीक है, डी का 2, सी का 3। सी का 3 देखिए किसमें है, सी का 3, सी का 3 सिर्फ इसमें है, ठीक है। तो यही आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अध्यापक किस तरह के रचनात्मक चिंतन को पोषित कर सकते हैं, किस तरह करता है। शिक्षार्थी को सतत रूप से निगाह रखकर प्रत्येक शिक्षार्थियों को निपुणता से कम कुछ भी अपेक्षित न करना। इसके बाद शिक्षार्थियों को समस्या समाधान के लिए भिन्न भिन्न तरीकों को अपनाने का अवसर देना, हाँ ये ज़्यादा अच्छा है। शिक्षार्थियों को बहुत कठिन गतिविधियों का चयन करके उन्हें उनके अनुसार सख्त निर्देश देना, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये 3 नंबर ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रत्येक विद्यार्थी को निपुणता कम से कम कुछ भी अपेक्षित न करना, ये सब नहीं होगा, 3 नंबर होगा यहाँ पे, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला कहता है बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने के किस क्रम को अपनाना चाहिए। क्या समस्या को पहले पहचान करना चाहिए, परिकलन करना चाहिए, परिकलन का परीक्षण करना चाहिए, आंकड़ों का संग्रहण करना चाहिए। आंकड़ों का संग्रहण लास्ट में नहीं होगा। आप देख सकते हैं जैसे इसमें आंकड़ों का संग्रहण है, आंकड़ों का विश्लेषण नहीं, बाद में आएगा। समस्या का परिभाषित करना, समस्या विश्लेषण करना, परिकलन करना और परिकलन का परीक्षण करना लास्ट में आएगा। तो 3 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 22 नंबर। कहता है वह शिक्षक जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिगम अध्ययन करने का अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, सफलता का श्रेय किसको देता है। क्या बच्चों की योग्यता को देगा, प्रयत्न को देगा। देखिए उसने प्रयास करके लाया है, प्रयत्न करके, तो प्रयत्न को देगा, ठीक है। घबराहट को नहीं देगा, अनुवांशिक को नहीं देगा, ये सब तो ऐसे ही गलत था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में कहता है कि एक अध्यापक को बहुत अधिक अपेक्षित किससे रखना चाहिए। केवल प्रगतिशील बच्चे से नहीं, सबसे रखेंगे। जेंडर और वर्ग को ध्यान में न रखते हुए सभी विद्यार्थी से रखेंगे, तो 2 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। विशेष श्रेणी से संबंध को छोड़कर ये सब नहीं होगा, भीड़ में लड़कों लड़कियों से नहीं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है किस दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो सामाजिक संरचनावादी हो जाएगा, व्यवहारवादी नहीं होगा, ये नहीं होगा, संरचनावादी इसके ऑलरेडी रखा हुआ है, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर कहता है पीटर कहता है कि मैं असफलता हूँ क्योंकि मैं मूर्ख हूँ। इसका मतलब कि मैं हमेशा असफल रहूँगा, यह क्या दर्शाता है। क्या औपचारिक चिंतन दिखाता है, नहीं। क्या स्वयं यथार्थ दिखाता है, नहीं। उपलब्धि परीक्षा, ये नहीं। सीखी गई यानी कि निस्सहाय यानी कि बेचारगी, ये दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर आंसर हो जाएगा, असहाय महसूस करता है। इसके बाद अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार डैश डैश का प्रयोग करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब देखिए अनुभव जनित अधिगम करा के संरचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जा सकता है। 3 नंबर देखिए कितना अच्छा है। कंटेस्ट करा के तो ऐसे ही गलती हो जाएगा ये सब, ठीक है। इसके बाद स्मरण आगे गलती हो जाएगा, 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 में कहता है विद्यार्थियों के अधिगम में उन्नति होने की संभावना कब है। देखिए उन्नति होने की संभावना कब है। अधिगमकर्ताओं के व्यक्तिगत और सांस्कृतिक अंतरों को ध्यान में न रखते हुए प्रत्येक को एक समान अध्ययन सामग्री को करना, जबकि संस्कृति को ध्यान में रखना है, व्यक्तिगत को ध्यान में रखना है, तो ये गलत आपका हो जाएगा। उसके बाद समान शिक्षा कभी भी नहीं देना है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ शिक्षा देना है, न कि समान शिक्षा देना है, ठीक है, ध्यान रखना है। अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए। अध्ययन सामग्री को संकल्पनात्मक ढांचे में सुव्यवस्थित किया जाए, हो सकता है सही है। अगला है अध्ययन सामग्री को जानकारी छोटे और असंबंधित, तो गलत हो गया।
अध्ययन सामग्री को परिभाषित करना, सूची में कोई ये भी गलत हो गया, उदाहरण न देना। तो ये 2 नंबर आपका आंसर बहुत ही पॉजिटिव है। ठीक है, अगला देखते हैं 28 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे। ठीक है, यह वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के पे केंद्रित है। जब वह देखती है कि उसे विद्यार्थी में दिए गए अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं तो वह उन्हें फटकारती है। ये तो कभी भी नहीं होगा फटकारना। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत का धुन बजा देती है। हाँ, सही हो सकता है। वह अध्यापक जो नियमित रूप से गतिविधियों कराती है और दूसरी सुविधा के लिए उसे गतिविधियों को रोक देती है, और अगर वह पुनः पहली गतिविधि पर फिर करवाती है। नहीं, बार बार एक ही गतिविधि को कराएंगे तो नया कब सीखेगा। वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों के अपेक्षित करता है कि वह एकदम सीधे बैठे। सीधा बैठना अगर गलत हो जाएगा, आपका 2 नंबर आंसर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 29 में कह रहा है जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है तो वह इसका अर्थ क्या है। बालक को उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं था, गलत। अभिभावक असफल हो गए क्योंकि उन्होंने ट्यूशन नहीं लगाया अधिकांश, ये भी गलत। इसका बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, गलत। यह व्यवस्था की असफलता है, सही बात है। 4 नंबर। हमेशा जो है बच्चा कभी दोषी नहीं है। इसके बाद अगला है 30। अगला देखिए, कहता है कथन में विद्यार्थी को अर्थ ग्रहण करने में अपनी स्वाभाविक रुचियों को पोषित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए, जैसे कि तरह तरह के वस्तुओं का प्रयोग करना, परीक्षण करना, मंथन करना। इस सब सही है। पढ़ते हैं यहाँ पे, क्योंकि अधिगम की प्राकृतिक, क्रियाशील और सामाजिक है। ये सही, इसका विश्लेषण भी सही किया है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जब तक कि अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। अगर इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।